Now, children, we will be starting with the first chapter related with crop production and management. Now, जब हम क्रॉप प्रोडक्शन और उसके मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो चीज़ आती है दैट व्हाई फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, लाइक वी आर डूइंग दिस होल प्रोजेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हमारा जो फूड है उसकी हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है। सो व्हाई डू वी नीड फूड? नो वी फूड इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो अगर हमें पूछे कि हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है तो उसके लिए क्या आंसर हमारे पास होगा कि हमें फूड क्यों ज़रूरत होती है। It gives energy for our body, it provides material for growth and it provides protection to our body. तो इन तीन चीज़ों के लिए हमारे को फूड की रिक्वायरमेंट बेसिकली रहती है। नाउ हाउ डू वी गेट दिस फूड? अब जब हमें फूड इतना इंपॉर्टेंट है तो उसकी रिक्वायरमेंट हमें पूरी कैसे होगी? फ्रॉम वेयर आर वी गोइंग टू गेट दिस फूड? Now we have got basically various type of organisms, living organisms, जिसमें से एक कैटेगरी होती है हमारी ऑटोट्रॉफ्स की। Now these autotrophs can make it within their body, यानी कि जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी बॉडी में ही फूड को बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे हेट्रोट्रॉफ्स। दे नीड टू गेट इट फ्रॉम ईदर प्लांट्स, एनिमल्स और वुड। तो जो हमारे हेट्रोट्रॉफ्स की कैटेगरी है वो फूड अपने आप नहीं बना सकते हैं, तो वो अलग अलग रिसोर्सेज से फूड को ऑब्टेन करते हैं, जिसमें कि या तो वो प्लांट से फूड को ऑब्टेन करेंगे या फिर एनिमल से लेंगे या फिर दोनों से ही लेंगे। और इसी कैटेगरी में हम ह्यूमन बींग्स आते हैं। वी ह्यूमन गेट इट फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल। तो हमारा फूड जो है वो प्लांट सोर्सेज से भी आता है और एनिमल सोर्सेज से भी आता है। नाउ since we have a large human population for which we need food, so this food is required to be grown in large amount. तो हमारे को अगर सारे लोगों की ज़रूरत को पूरा करना है तो सबको ही फूड चाहिए, सबके लिए फूड चाहिए हमें। तो उस फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारा जो भी फूड आर्टिकल है हमें उसे लार्ज स्केल पे ग्रो करने की ज़रूरत होती है। सो वी कैन से वी नीड लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ फूड। अभी लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमारा कैसे होगा? फीचर्स क्या होंगे हमारे इस गुड प्रोडक्शन के? अ गुड फूड प्रोडक्शन शुड बी प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल। अगर हम कोई भी फूड आर्टिकल ले रहे हैं, हम किसी भी चीज़ को अपना फूड आर्टिकल बताते हैं, तो उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए कि इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल, हम उसको लार्ज स्केल पे उगाने के लायक हों। देन इट शुड बी रेगुलर, उसकी जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो भी रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, कभी ग्रो करता है कभी नहीं ग्रो करता है। इट्स नॉट दैट, इट शुड बी अवेलेबल रेगुलरली एंड इट शुड बी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल्सो। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को मिलता हो कुछ लोगों को नहीं मिलता हो, तो इट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द people. Now, here comes the role of your agriculture. Agriculture is what? How we define this agriculture? The process of growing plants and rearing animals for food, fiber and other useful products is called agriculture. अब ध्यान से देखिए, अगर आप अभी किसी से एग्रीकल्चर बोलेगा, अच्छा ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, खेत में वेजिटेबल्स को उगाने को या हम खेती करने को एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो एक्चुअली खेती करना इज नॉट एग्रीकल्चर। ग्रोइंग क्रॉप्स इज नॉट ओनली एग्रीकल्चर बट इनफैक्ट द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, खेती करना है उसका पार्ट, प्लांट्स उगाना उसका पार्ट है, बट इसके अलावा रियरिंग एनिमल्स फॉर फूड, फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है? हमारा फूड प्रोडक्शन का प्रोसीजर है कि हम जो लार्ज स्केल फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन के लिए वो हमें कैसे मिलेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर। द साइंस रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ फूड इज नोन एज एग्रीकल्चर। तो इसमें खाली प्लांट्स ही नहीं आते हैं, इसमें हमारे एनिमल्स भी आते हैं जिनसे हमें फूड मिलता है, फाइबर मिलता है और यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। Now, so we can say agriculture is grouped as crop cultivation as well as animal husbandry. तो एग्रीकल्चर की जो साइंस है इसके दो पार्ट्स हैं, एक हमारा जुड़ा हुआ है क्रॉप कल्टीवेशन से और दूसरा हमारा जुड़ा हुआ है एनिमल से जिनकी हम रियरिंग करते हैं फॉर फूड, फाइबर एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स। नाउ लेट्स सी समथिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर की साइंस है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है हमारी? अराउंड 12,000 years ago, our hunter gatherers ancestors began trying their hands at farming. तो जो लोग पुराने समय में 12,000 साल पहले लगभग जो इंसान हुआ करते थे, दे वर हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स मीन वो हंटिंग करते थे, जंगलों में घूमते थे, चलते फिरते शिकार करते थे और वहाँ पे जो उनको मिलता था वो इकट्ठा करके वो खा लेते थे। बट देन स्लोली दे स्टार्टेड coming into practice of growing the things which they like to eat. So that was the process of farming. First, they grew wild variety of crops like peas, lentils, and barley, and herded wild animals like goat and wild oxen. तो जंगली जानवर जो उनके फायदे के काम में आते थे, जिनसे उनको जैसे दूध मिल रहा है या जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम में आ रहे हैं, उनको वो पालने लग गए। फिर जो वाइल्ड क्रॉप्स जो इजीली जल्दी से ग्रो कर जाते थे, जिसमें उनको मेहनत नहीं लगती थी, जस्ट आपने खाया उसके जो सीड से वो डाले और दे जस्ट ग्रो वेरी फास्ट, तो उन सबको उन्होंने ग्रो करना शुरू किया। सो दिस इज हाउ द फार्मिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस।
नाउ लेट्स सी समथिंग अबाउट क्रॉप कल्टीवेशन, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर के दो पार्ट्स हैं तो हम इस चैप्टर को भी दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पहले हम क्रॉप कल्टीवेशन की बात करेंगे और फिर उसके बाद लास्ट में हम इसमें एनिमल हस्बेंड्री की भी बात करेंगे। तो क्रॉप कल्टीवेशन में सबसे पहले जो चीज़ हमें डिस्कस करें दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन। क्रॉप कल्टीवेशन में टर्म यूज किया क्रॉप। अब क्रॉप किसको बोलेंगे हम? क्रॉप इज ग्रोइंग एंड कल्टीवेशन ऑफ वन टाइप ऑफ प्लांट ऑन लार्ज स्केल इन एन एरिया, फॉर एग्जाम्पल राइस व्हीट ग्रोन इन द फील्ड। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या? ग्रोन इन फील्ड। अगर आप किसी प्लांट को अपने पॉट में लगा रहे हो, अपने गार्डन में लगा रहे हो, तो वो आपका क्रॉप नहीं कहलाएगा। वो प्लांट आपका क्रॉप नहीं कहलाएगा। क्रॉप कब कहलाएगा? जब आप उसको फील्ड में लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पी प्लांट हमने गमले में लगाया और ये पी की मटर की ही खेती हो रही है यहाँ पे। तो खेती किसको बोलेंगे? जब वो फील्ड में लार्ज स्केल पर लार्ज एरिया में होगी। ठीक है, तो जब हमारे ये प्लांट्स पॉट में ना ग्रो करके हम उसको लार्ज स्केल फील्ड्स में ग्रो करते हैं, तब हम उसको क्रॉप का नाम देते हैं। ग्रोइंग एंड कल्टीवेशन ऑफ वन टाइप ऑफ प्लांट ऑन लार्ज स्केल इन एन एरिया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। तो अगर हम अपने क्रॉप कल्टीवेशन की बात करें तो उसकी डिटेल्स में जाने से पहले कि कल्टीवेशन कैसे करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में कौन कौन से क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं उनको हम कैसे स्टडी करेंगे? वी हैव क्लाइमेटिक कंडीशंस विच वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब आपकी कंट्री जो है, जिस कंट्री में आप रहते हो, इंडिया जो हमारी कंट्री है, आपको पता है कि हमारे यहाँ कुछ जगह जो है जहाँ पे पहाड़ होते हैं, कई जगह पे हमारे यहाँ समुद्र है, कई जगह पे हमारा रेगिस्तान है, कहीं पे बर्फ़ पड़ती है, कहीं पे बारिशें ज़्यादा होती हैं। सो वी हैव गॉट वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो वी हैव वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड सॉइल which helps to grow different type of suitable crops। तो अगर आपसे पूछे कि इंडिया में ऐसे क्या फीचर्स है कि हम इतनी वैरायटी के क्रॉप्स यहाँ ग्रो कर सकते हैं, तो फीचर्स क्या हैं कि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर की बहुत वैरायटी है, हमारे यहाँ पे बहुत लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक अवेलेबल है, मॉइस्चर कंटेंट हमारे डिफरेंट डिफरेंट है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट है, कहीं पे लेस ह्यूमिड क्लाइमेट है, कहीं बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, कहीं का सॉइल फर्टाइल है, कहीं का क्लोमी सॉइल है, कहीं पे क्ले सॉइल है, कहीं पे रेड सॉइल है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स आर ऑल्सो अवेलेबल। So these all help in growing different type of suitable crops. So we can divide the crops in the following type on the basis of their uses and the basis of the season in which they are going to grow. क्योंकि देखिए क्लाइमेट का क्रॉप की ग्रोथ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो क्रॉप ग्रो करेगा वो कैसा ग्रो करेगा, कब ग्रो करेगा, वो डिपेंड करता है हमारे क्लाइमेट के ऊपर। तो सीजन बेस्ड हमारे जो क्रॉप्स की ग्रुपिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी हम ग्रुपिंग जो करते हैं वो यूजेस के हिसाब से करते हैं। जैसे कोई हमारे को खाने के काम में आ रहा है, कोई हमारे को कमर्शियल काम में आ रहा है, तो दैट वे यू ग्रुप द क्रॉप्स। तो फर्स्ट लेट्स सी ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस कि हम अगर यूज पे बात करें ना, अगर हम क्रॉप्स की यूजेस के लिए बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द यूज ग्रुपिंग ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, यू कैन सी वी कैन क्लासीफाई देम एज फूड क्रॉप। फूड क्रॉप मतलब जो हमारे खाने के काम में आते हैं। हमारे यहाँ कैश क्रॉप, जिससे हम कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं, उनको हम कमर्शियली यूज़ करते हैं, पैसे कमाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर आते हैं हमारे हॉर्टिकल्चर, जिसमें वेजिटेबल फ्रूट्स जो हमारे सॉफ्ट ग्रोइंग प्लांट्स हैं उनको यूज़ करते हैं। और प्लांटेशन, जिनके बड़े बड़े आपके पूरे लैंडस्केप्स होते हैं, पूरा एरिया ही वो चीज़ ग्रो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं प्लांटेशन, लाइक रबर, टी एंड कॉफी। So these are few examples of different type of crops grown on the basis of using। अब फूड क्रॉप, कैश क्रॉप, हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, ये सब अगेन सीजनली डिवाइडेड है। सीजनली कैसे डिवाइडेड है? क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। हमारे यहाँ बेसिकली दो तरह का क्रॉपिंग सीजन है। एक हमारा है राबी क्रॉप का सीजन और एक हमारे यहाँ होता है खरीफ क्रॉप का सीजन। ठीक है, एक रबी की फसल बोलते हैं और एक को हम खरीफ की फसल बोलते हैं। तो उनमें क्या डिफरेंस रहता है ना? रबी क्रॉप्स, अब ये जो कैरेक्टर्स आपको बताए जा रहे हैं एक एक, आप इसके रिस्पेक्ट में आप इनके डिफरेंसेस और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करोगे। तो सबसे पहले आता है जब हम कोई क्रॉप लगाते हैं तो कब हम उसको कब लगाएंगे, कब उसकी ग्रोथ शुरू करेंगे, कब उसको हम उगाना शुरू करेंगे। तो राबी क्रॉप्स आर सोन इन बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन, दैट इज अक्टूबर टू नवंबर। तो इसलिए इनको हम विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं, क्योंकि सर्दियां शुरू होने से पहले हम इनको उगाने के लिए सीड्स इनकी जमीन में डालते हैं। इसी तरह से खरीफ क्रॉप की बात करें तो इट इज सोन इन द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन। बरसातें शुरू होने से पहले हम खरीफ क्रॉप के जो सीड्स होते हैं वो फील्ड्स में डालते हैं, उनको उगाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब जब उगाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, उनके जब पूरे हो जाएंगे, उनकी मेच्योरिटी हो जाएगी, हम उसकी हार्वेस्ट करेंगे। जब हम इसको सर्दियों में लगाएंगे, सर्दियों में ग्रोथ करना शुरू करेंगे, तो उसकी जो हार्वेस्टिंग होगी वो कहाँ होगी? गर्मियों में जाके होगी। तो राबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बिफोर समर, दैट इज मार्च टू अप्रैल।
अब क्योंकि ये सर्दियों के क्रॉप्स हैं तो ठंडे एनवायरनमेंट में ग्रो करेंगे, गर्मी आने पे खराब हो जाएंगे, तो गर्मियां शुरू होने से पहले ही हम इनको काट लेते हैं। तो राबी क्रॉप ग्रोन इन grown before the starting of winters and harvested before the end of winters. तो इस राबी क्रॉप को आप विंटर क्रॉप भी बोल सकते हैं। सेम वे अब खरीफ क्रॉप्स दे बिगनिंग सोन इन द बिगनिंग ऑफ रेनी सीजन एंड दे हार्वेस्टेड बिफोर विंटर, क्योंकि ये क्रॉप्स कैसे हैं, आपके समर्स के क्रॉप हैं, गर्मियों के टाइम की क्रॉप है, बरसातों के मौसम की क्रॉप है, तो जैसे ही सर्दियां शुरू होने लगती है उससे पहले हम इनको कटाई कर लेते हैं जिससे कि हम इनको आगे यूज कर पाए। तो आप देख रहे हो दो तरह के क्रॉपिंग सीजन हुए, एक जिसमें हम सर्दियों में उगाना शुरू करते हैं और एक जिनमें हम बरसातों से पहले उगाना शुरू करते हैं। देन नेक्स्ट, अब इसकी कैरेक्टर्स क्या है रबी क्रॉप की, क्यों हम इनको सर्दियों से पहले उगाते हैं और गर्मियां शुरू होने से पहले काट लेते हैं, बिकॉज दे नीड वार्म क्लाइमेट फॉर जर्मिनेशन एंड लो टेम्परेचर फॉर ग्रोथ विद लेस वाटर। जब उनको हल्की सी गर्मी होती है तब तो उनको हम सो कर देते हैं, सोइंग के लिए थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट चाहिए, उसके बाद उनका जो जर्मिनेशन हो जाता है उसके बाद उनकी ग्रोथ के लिए हमें उनको लो टेम्परेचर में रखना होता है और उनको कम पानी की जरूरत होती है। तो बारिशों में जनरली सर्दियों में जनरली बारिश बहुत कम होती है, इसीलिए हम इनको सर्दियों के मौसम में उगाते हैं। अब आते हैं खरीफ क्रॉप के बारे में। दे नीड मॉडरेट क्लाइमेट एंड लॉट ऑफ वाटर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इनको बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर नहीं चाहिए, बहुत ठंडा टेम्परेचर नहीं चाहिए, मीडियम टेम्परेचर चाहिए होता है इनको। तो बारिशों के मौसम में दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ समर सीजन ओनली, लेकिन बारिश में थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहता है, गर्मी कम होती है, तो उस समय हम इनको ग्रो करते हैं और इनको पानी भी बहुत चाहिए होता है। तो इसीलिए बरसातों का मौसम इनके लिए सबसे बेस्ट है कि नेचुरली बहुत बारिश होने की वजह से आपको इरिगेशन इनमें ज़्यादा नहीं करना पड़ता, नहीं तो आपको फिर खूब सारा पानी इनके लिए अरेंज करना पड़ेगा। तो दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन राबी एंड खरीफ क्रॉप्स। ये इसका कंपैरिजन भी है और इनके डिफरेंसेस भी हैं। इन्हीं को आप इसकी कैरेक्टर्स के लिए भी लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ राबी क्रॉप, तो आप यही 3 पॉइंट्स इसके बताएंगे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ खरीफ क्रॉप, तो आप यही बताएंगे। व्हाट इज राबी क्रॉप, यू विल एक्सप्लेन दिस पार्ट। व्हाट इज खरीफ क्रॉप, यू विल एक्सप्लेन दिस पोर्शन। तो डिफरेंसेस के लिए, कंपैरिजन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, फीचर्स लिखने के लिए आप यही पॉइंट्स इसके इस्तेमाल करोगे। कब वो उगाए जाते हैं, कब वो काटे जाते हैं और क्यों आपको उस मौसम में ही उनको उगाना या काटना होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स, राबी क्रॉप के मेजर एग्जाम्पल्स क्या है, वीट, पी, ग्राम, ऑयल सीड्स। और आपके खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स क्या है, राइस, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट एंड शुगर केन। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ राबी एंड खरीफ क्रॉप्स। अब इनके बीच में भी कुछ हमारे पास खाली समय होता है, जब हमारे पास कोई क्रॉप्स नहीं होते तो उस तरह के उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए कुछ जगहों पे जेड क्रॉप्स लगाए जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, जेड क्रॉप्स बोलते हैं। एट सम प्लेसेस वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन बिटवीन राबी एंड खरीफ क्रॉप्स सच एज मेलन्स, गॉर्ड्स, आपके खीरे, आपकी घी जो गॉर्ड्स जितने भी होते हैं, पंपकिन, मेलन्स, ये सब चीज़ें जो है वो शॉर्ट टाइम में ग्रो करती हैं और थोड़ा गर्म टेम्परेचर को चाहिए होता है, तो इसीलिए हम इनको राबी और खरीफ क्रॉप के बीच में यूज करते हैं। राबी के बाद हमारे पास काफी टाइम होता है बरसातों तक का, तो उससे पहले हम ये जेड क्रॉप्स को ग्रो करके अपना जो फील्ड है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। So now this is a short assignment for you. If you want to try, you can try these questions. And this is the list of current videos which will be coming up following this video. So you can go according to the topics which you want to see in the next coming videos. So keep yourself updated with the channel and posted with the videos which will be uploaded for your studies. Thank you, children.